हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी। दिस इज शशि सोनी। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने जो है कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, उसमें से आपका सेल था और हमने ह्यूमन बॉडी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ लिया था। ठीक, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसी को लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, कह रहा कि सेल नाम, ये जो आप पूरा पढ़ चुके हो, सेल के बारे में आपने पूरा पढ़ लिया था। सेल यानी कि कोशिका की बात कर रहा है, किसकी? कोशिका। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो सेल नाम है ये किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ठीक, ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लिविन हॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन सी। इन्होंने ही प्लांट के कॉर्क में एक कोष्ठक के समान संरचना देखी थी ना, मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसे ब्रैकेट के समान, ऐसे कोष्ठ के समान या कमरे के समान कह सकते हैं, संरचना देखी थी पौधे के कॉर्क में। ठीक है, और इसी संरचना को इन्होंने कोशिका का नाम दिया था। और ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज अगर पूछा है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। यानी कि इसमें से कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को यानी एनिमल सेल को आपके प्लांट सेल से अलग करती है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। ठीक है, कौन सी ऐसी संरचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रियोल। ठीक, आपने पढ़ा था ऐसे सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था, ऐसे माइक्रो ट्यूब्स बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन के रहा था इसी को आप सेंट्रियोल नाम दे रहे थे। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक कंप्लीट किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कह रहा है कि सेल में अगर राइबोसोम ना हो, ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं होगा। ऑप्शन ए है आपका श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। ठीक है, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। अगर राइबोसोम ना हो तो इनमें से कौन सा काम नहीं होगा शरीर के अंदर या सेल के अंदर? कौन सा काम नहीं होगा? राइबोसोम अगर एब्सेंट हो तो कौन सा काम नहीं होगा? श्वसन से हमारे राइबोसोम का कोई कनेक्शन नहीं है ना। श्वसन से कोई मतलब नहीं है राइबोसोम का, उत्सर्जन से भी कोई मतलब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण तो करता नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण जो करने का काम है यह आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से इस स्मूथ वाले पार्ट का ये भाग है जहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होता था। प्रोटीन संश्लेषण, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया है? प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम आपने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग थे, एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा था कि राइबोसोम्स होते हैं, उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, और वसा का निर्माण आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो है आपके पाचक एंजाइम्स के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, यानी कि प्रोटीन का जो निर्माण है वो किस भाग में होता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है गोल्जी काय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय
स्थल कहाँ है? अभी अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था, अभी अभी बताया था कि प्रोटीन का निर्माण होता कहाँ होता है? राइबोसोम के अंदर। तो यहाँ पे आपको कहीं राइबोसोम दिखाई दे रहा है? ये रहा। ठीक। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम है, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको ऊर्जा घर कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी काय आपने देखा, तो इसको पैकर्स ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है? परिवहन करने का काम होता है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। सही जवाब क्या हो जाएगा? राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसमें से कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति यानी कि किसकी बात कर रहा है? सेल वॉल की। ठीक है। लवक, इसको बोलेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड, हमने 3 तरह के लवक पढ़े थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरीके के हमने प्लास्टिड देखे थे। रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स। ठीक है। किसकी बात कर रहा है? वैक्यूल्स की बात कर रहा है। ठीक है। तो कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में? तो इनमें से हो जाएगा सभी। ये सभी चीजें पादप कोशिका में पाई जाती हैं। प्लांट सेल में आपका सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में पाया जाता है। लवक, जिसके मैंने बताया कि 3 प्रकार है। क्रोमोप्लास्ट, जो पत्तियों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस होता है, जिसका काम होता है स्टार्च का स्टोरेज यानी कि मंड का स्टोरेज करना। और ये ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में पाया कहाँ जाएगा? जड़ में। ठीक। ल्यूको इन द सेंस व्हाइट कलर यानी कि, या कलरलेस कह सकते हैं, या फिर आप इसको जो है सफेद रंग भी कह सकते हैं। तो कहाँ ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा? पौधों की जड़ों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल है वो कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा इसमें से? मैंने बताया जो गोल्जी काय है, इसको ये परिवहन का काम करती है। ठीक। परिवहन करती है। इसको पैकर्स ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन्स को पैक करती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। और यहीं पे आपका कोशिकीय यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक। सेलुलर रेस्पिरेशन भी यहीं पे होगा, कोशिकीय श्वसन। और राइबोसोम में तो बनेगा प्रोटीन। ठीक। राइबोसोम में आपके प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन। लाइसोसोम का मैंने अभी बताया था, इसमें अब घटिया एंजाइम होता है जो क्या करता है? सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बम भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है अवर्डी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। ठीक। ये प्लास्टिड का एक पार्ट है, लवक का एक भाग है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको से तुरंत समझ आएंगे कि सफेद रंग या कलरलेस की बात कर रहा है। सफेद रंग कह सकते हैं या रंगहीन। ठीक है। मैंने अभी बताया था किसमें पाया जाएगा? ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में, बी तनों की कोशिकाओं में, सी पत्तियों की कोशिकाओं में और डी ऑप्शन की फूलों की कोशिकाओं में। तो फूलों में तो आपके
रंग बिरंगे जो है कलर होते हैं, रंग होते हैं, फूल जो है आपके कई कलर का होता है, तो उसमें होगा आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। दूसरा, पत्तियों की कोशिकाओं, तो पत्तियां तो हरी होती है, तो उसमें होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है। आगे क्या है? तनों की कोशिकाओं में तने तने तना आप देखोगे तो वो भी आपका हरा होता है, तो बचेगा क्या? जड़ों की कोशिकाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, अभी अभी आपने पढ़ा था। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसोम और ऑप्शन डी है गोल्जी काय। बताएं कौन सा सही जवाब इसमें होगा? आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी रहा होगा। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो, रट जाएंगी चीजें सारी। आत्महत्या की थैली कौन किसको कहते हैं? लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम में पाया जाने वाला, ठीक, लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम, यानी मैंने कहा कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। तो ये है आपका सेल सेल सैप। दूसरा है साइटोप्लाज्म। ये थोड़ा सा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आगे क्या लिखा है? न्यूक्लियोप्लास्ट। तीसरा लिखा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या पाया जाता है लाइसोसोम में? क्या पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80%, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी कि कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? पहला है प्रोटीन, बी है चर्बी यानी जिसको कहेंगे फैट, ठीक है, फैट, फिर खनिज, और डी ऑप्शन है जल। तो 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है कोशिका में? कहीं भी अगर पूरे शरीर की बात कर ले या सिर्फ कोशिका की बात कर ले, तो सबसे ज्यादा चीजें क्या पाई जाती हैं आपकी? वाटर, यानी कि जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा अंगक यानी ऑर्गेनेल प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? ये जो नहीं है ना, नहीं, इस पे आप बहुत ध्यान दिया करें। एग्जाम में क्या होता है, हम ये नहीं शब्द छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं है, बस कौन सा अंग जंतु कोशिका में तुरंत ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर करेंगे। कह रहा प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए है लवक, प्लास्टिड की बात कर रहा है। ऑप्शन बी है गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक है। ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सा ऑर्गेनेल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक आपका जो है फूल पत्तियों को और जड़ों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो एनिमल कोशिका में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। लाइसोसोम कार्य करते हैं, जो लाइसोसोम है ये कौन सा कार्य करते हैं? जिसको परमाणु बम कहते हैं, कोशिका का परमाणु बम कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। और अब पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या होता है। अभी तक तो आपने देखा कि इसको कहते क्या है। इसका कार्य ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है, ऑप्शन बी कोशिकीय अंतः कोशिकीय पाचन में, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, ऑप्शन डी है वसा संश्लेषण में। ये पैकेजिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा कार्य है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण तो कौन करता है? ये तो आपका करता है राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, अंतः कोशिकीय पाचन प्रोसेसिंग पैकेजिंग का काम आपका करता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और वसा का संश्लेषण आपका करता है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक बात है। तो बचा कौन सा, अंतः कोशिकीय पाचन करता है, कौन, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका भित्ति होती है, ये जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल की बात कर रहा है, सेल वॉल किसमें पाई जाती है आपकी, प्लांट सेल में, ठीक। कोशिका भित्ति होती है परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, या डी ऑप्शन इम्परमिएबल। तो आपकी जो है कोशिका भित्ति, आपकी नहीं पौधों की, पौधों की कोशिका भित्ति कैसी होती है, पौधे की कोशिका भित्ति कैसी होती है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूछता, ठीक है, यहाँ तो आपका पूछा है सेल वॉल की, ठीक, किसका पूछ रहा है, सेल वॉल की, ठीक है, सेल वॉल की। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूछता तो हम लगाते अर्ध पारगम्य, पारगम्य यह है ये, ठीक। अगर आपका पूछता कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की जो है झिल्ली कैसी होती है या सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो हम लिखते सेमी परमिएबल। लेकिन पूछा है सेल वॉल कैसी होती है, कोशिका भित्ति होती है कि कैसी होती है, तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, भीतरी वलन, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कैसा था, ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे बनी हुई थी क्रिस्टी, ठीक। वही आपका पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसी की बात कर रहा है, वलन, इसी को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है माइक्रोसोम्स। चलिए बताइए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पूरा लिक्विड भरा हुआ था, जिसको आप क्या बोल रहे थे, आप इसको मैट्रिक्स बोल रहे थे, ठीक है, क्या बोल रहे थे आप, जो लिक्विड है उसको मैट्रिक्स बोल रहे थे, इसको, ये जो लिक्विड भरा हुआ इसी को कहते थे आप मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो फिर से रिकॉल हो जाएगा। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्रिस्टी, क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये जो जीव द्रव्य शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी जॉन रॉय, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है पुरकिंजे और ऑप्शन डी है हैचिंसन। तो ये जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म क्या है ये, प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म आपका फाइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बनता है, ठीक है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशा द्रव्य, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जब मिला देंगे तो बन जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किसने की थी, आपकी पुरकिंजे ने, शब्द भी यही पुरकिंजे महाराज जी ने दिया हुआ था, ठीक है। यही महाशय हैं जिन्होंने आपके जीव द्रव्य के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डीएनए, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा डीएनए जिसने सबसे पहले बाय हेलिक्स रूप प्रस्तावित किया था, बाय हेलिक्स, ठीक है, बाय हेलिक्स, ये जो रूप है किसने दिया था, ऑप्शन ए वॉटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी है फिशर तथा हाल्डानी, ऑप्शन सी है लैमार्क तथा डार्विन ने,
और ऑप्शन डी ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक, किस साइंटिस्ट ने आपके ये जो डीएनए का द्विकुंडलिनी संरचना है किसने दी थी? डीएनए के बारे में मैंने जरा सा समझाया था, एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीएनए के बारे में देखेंगे। मैंने बताया था कि ये जो है डीएनए का एक पेयर है। ठीक है, क्या है ये? डीएनए का एक पेयर है। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, यहाँ से स्मॉल टी से। ठीक, मान लीजिए एक पेयर और हमने यहाँ पे बना लिया, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डीएनए आपके कुछ नाइट्रोजिनस बेस से जुड़े होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैपिटल डी स्मॉल टी। ठीक, आगे ये चलेगा जब, तो ये आपकी यहाँ पे बनेगी इसकी द्विकुंडलिनी संरचना। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर? बाय हेलिक्स, या इसी को कह देंगे आप ये देखिए, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें आपके नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये होता है डीएनए में। आरएनए में आपका यूरेसिल होता है। ठीक है, चलिए इसी में देखेंगे। ऐसे ये जो मैंने यहाँ दिखाया है ना, ये ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं जीन। ठीक, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे आपके बीच बीच में कह सकते हैं। ठीक, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, ये है आपका डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना। डीएनए की द्विकुंडलिनी द्विकुंडलिनी संरचना। ठीक है, यही पूछ रहा है कि किसने दिया था, और यही आगे चलेगा, यही आगे चल के आपका बन जाएगा एक क्रोमोसोम, यानी कि एक आपका गुणसूत्र का निर्माण कर देगा। ये है आपका गुणसूत्र, गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए जिसने सबसे पहले बाय हेलिक्स का रूप प्रस्तावित किया था, डीएनए के कौन था भाई? ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक, न्यूक्लियस की बात कर रहा है। किसकी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी हॉफमेस्टर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो कौन सा सही जवाब होगा इसमें? इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सबका मैंने समझाया हुआ था, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को बहुत ही डिटेल में हमने कंप्लीट किया था। खोज किसने की थी, क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसके कार्य क्या है, हर एक चीज को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको फिर से मान लीजिए कोई समस्या आ रही है, तो एक बार फिर से आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। चलिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। क्रियात्मक जो गतिविधियां होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? किसकी? सेल की। एक कोशिका की जो गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका केंद्रिका द्वारा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, तीसरा है आपका जीवद्रव्य द्वारा, डी ऑप्शन केंद्रक द्वारा। मैंने बताया था सेल में, इस सेल के अंदर बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। इसी को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, यही हमें बताता है ठंडी गर्मी लग रही है तो एहसास दिलाता है, या फिर हमें क्या करना है, तो ये हमारा ब्रेन ही है। ठीक, जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम इसका, इसी ब्रेन का ही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक कोशिका को कौन कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे होता है आपके केंद्रक। यही केंद्रक ही है, यही पूरी कोशिका को क्या करता है?
कंट्रोल, नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। जो गुणसूत्र मैंने बताया था अभी अभी पीछे, मैंने अभी भी बना के जो दिखाया है, ये जो क्रोमोसोम बन रहा है, क्रोमोसोम, ठीक है, ये पूरा एच बन गया, फिर से देखेंगे, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम बन रहा है, ये इसको क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द दिया किसने था? हाफ मिस्टर, ऑप्शन बी वोल्डेयर, ऑप्शन सी है सूटन, ऑप्शन डी वैगनर। तो किसने दिया था? वोल्डेयर नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ही बताया था आपके गुणसूत्र के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रेजेंट, यानी कि नील हरित शैवाल, किसकी बात कर रहा है? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं ये नील हरित शैवाल? पहला है प्रोकैरियोट्स, बी यूकैरियोट्स, बोथ ए एंड बी, डी नॉट, नन ऑफ दीज। कौन सा सही होगा इसमें से? ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें पाया जाता है? आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता? कोशिका सिद्धांत मैंने बताया था, स्लीडन और स्वान नामक दो साइंटिस्ट थे। कौन? स्लीडन और स्वान। स्लीडन, इन्हीं को स्लाइडन भी बोला जाता है, एवं स्वान, यही दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही बताया था सेल डिवीजन के बारे में। अब सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन का मतलब कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे ये एक कोशिका है तो ये आपस में विभाजित होकर दो कोशिका बनाएगी। ठीक, ये दो कोशिका है, ये आपस में विभाजित होकर दो कोशिका बनाएंगी, यही होता है आपका सेल डिवीजन, कोशिका सिद्धांत। तो कह रहा है इसमें से कौन फॉलो नहीं करता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है आपका वायरस और ऑप्शन डी है कवक। तो कौन फॉलो नहीं करता है ये प्रोसेस को? कौन है जो फॉलो नहीं करता? बताएं। इसमें से है आपका वायरस। ठीक, वायरस यही जो है कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। क्यों? इसको, वायरस को जीवित और मृत के बीच की इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जब तक आपके एनवायरनमेंट है तब तक ये निर्जीव है, जब तक ये एनवायरनमेंट में है तब तक निर्जीव है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा ये जीवित हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। बहुत तेजी से इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसके बारे में कई बार पढ़ लिया है। सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय, हार्ट, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो सब सेल से था, अब देखेंगे हम ने सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म किया था उससे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपीपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में और एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में रिपीटेड है। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 86, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 64। आपका हृदय कितनी बार धड़कता है? एक बार जरा हाथ रख के चेक करो, 1 मिनट तक काउंट करके देखो, क्या होगा? 72। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए, कह रहा है हृदय कब आराम करता है? जो आपका हार्ट है वो आराम कब करता है? आप आराम कब करते हो? दिन भर के कामों से थक के रात में सो जाते हो सुकून से, लेकिन आपका हृदय कब आराम करता है ये पूछा है। कभी नहीं, सोते समय, सी ऑप्शन दो धड़कनों के बीच, डी ऑप्शन यौगिक आसन करते समय। क्या होगा सही जवाब? चलिए, कभी नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको भी आराम की आवश्यकता है। सोते समय नहीं, सोते समय अगर हृदय आराम करने लग जाए तो हम फिर वहां नजर आएंगे। ठीक है, दो धड़कनों के बीच, ये आपका सही जवाब है। आपका क्या करता है? जब आपने पढ़ा था दो धड़कन, एक होती है लव, एक होती है डब। ठीक है, 0.4 सेकंड की ये भी होती है और 0.4 सेकंड की ये भी होती है। ठीक है,
दोनों मिलके बनाते हैं 0.8 सेकंड की एक धड़कन। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एक धड़कन, और इसी धड़कन, दो धड़कन के बीच ये हृदय हमारा आराम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? कह रहा नहीं है, इस नहीं शब्द पे फोकस करेंगे हमेशा, ठीक है ना। ऑप्शन ए है सीने में दर्द, ऑप्शन बी है पसीना एवं जी मचलाना, और ऑप्शन सी है बाह में दर्द एवं झंझनाहट, और ऑप्शन डी है टांगों में दर्द। तो कौन सा आपका लक्षण हार्ट अटैक का नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा टांगों में दर्द। टांगों में दर्द हृदय हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, बाकी ये तीनों लक्षण हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों लक्षण हैं हार्ट अटैक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है? हृदयाघात है मतलब हार्ट अटैक की ही बात कर रहा है कि सटीक लक्षण कौन सा है? जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द, कौन सा सटीक लक्षण है? बताएं कौन सा सटीक लक्षण है? इसमें से सही जवाब क्या होगा? कौन कौन सा होगा, कूट के माध्यम से बताएं। एक मिनट का ब्रेक है आपके सामने, तब तक आप बताओ। बताइए बताइए, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 4। जी मिचलाता है बिल्कुल, तेज पसीना भी आता है ये भी बिल्कुल सही है, और सीने में दर्द भी होता है लेकिन सिर में दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण कौन कौन से हैं? तो आपका जी मिचलाना, तेज पसीना आना, और सीने में दर्द, यानी कि 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कितने कक्ष पूछा है? कक्ष, चैम्बर, चैम्बर की बात कर रहा है, कितने कमरे होते हैं हृदय में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो कितने कक्ष आपने पढ़े थे अपने हर्ट में? आपके हर्ट में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, एक सेकेंड, दिल आपका कैसा है, बना दे? ये है आपका दिल। आप कैसे बनाते हो, यही वाला दिल तो बनाते हो, ये वाला दिल बनाते हो ना। इसी दिल में आपके कितने कक्ष हैं? 4। कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक अलिंद है, यहाँ पे एक अलिंद है, यहाँ पे एक निलय है जिसको कहते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। पूरा दिल ही साफ हो गया, एक सेकेंड। ये है आपका दिल, ठीक है। चलिए, ऑरिकल और वेंट्रिकल, तो यहाँ पे एक वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक वेंट्रिकल, कितने हो गए? 4। ठीक है, कितने हो गए? 4। ये है राइट वाला, राइट, और ये है लेफ्ट। यही पूछ रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है, उपजती है, ठीक है, मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, या मेरुरज्ज में। हृदय स्पंदन की बात करते हैं, इसी को कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं? पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। कहाँ हो अब भाई, हृदय स्पंदन की बात कर रहा है तो वो हृदय में ही तो होगा, हम दूसरे अंग में क्यों जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ऑप्शन ए हृदय से तेज, ऑप्शन बी हृदय से मंद, ऑप्शन सी हृदय के बराबर, ऑप्शन सी है हृदय से स्वतंत्र होकर। चलिए 29 का सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या है? इसका जो नाड़ी है आपकी, यहाँ पे जो नाड़ी चलती है, आप अब जब चेक कराते हैं ना, डॉक्टर चेक करता है, आप खुद से चेक करो अगर, इसी की बात कर रहा है कि आपका जो है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, हृदय से स्वतंत्र होकर। तो इसका सही जवाब होगा हृदय के बराबर, यानी कि जितना आपका हार्ट बीट है
चल रहा है उसी के बराबर ये आपकी नब्ज भी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना रक्त होता है, ब्लड कितना होता है पूछ रहा है। ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी है 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी है आपका 8 से 10 लीटर, ऑप्शन डी है 10 से 12 लीटर। तो आपके जो है शरीर में कितना ब्लड होता है, शरीर का लगभग 7 से 8%, शरीर के भार का लगभग 7 से 8%, मान लीजिए आपका जितना भार है उसका 7 से 8% मनुष्य का क्या होता है, रक्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक सामान्य 70 किलो भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। अब ये फिक्स्ड हम नहीं कह सकते, मैंने अभी बताया था ये शरीर का 7 से 8%, अगर 7% निकालेंगे कितना होगा इसका 49/10 यानी कि 4.9 लीटर। ठीक, कितना हो जाएगा 4.9 लीटर। अगर आप इसका 8% निकालो, 7 से 8% होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 56/10 यानी कि 5.6 लीटर। ठीक है, तो ये भी आपका सही जवाब होगा और ये भी सही जवाब होगा, इसमें से आपका कुछ नहीं दिया है। ठीक, तो आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो इसको। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। ये मिली लीटर की बात किया है, 5000 ml, हाँ आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त होता है एक संयोजी है, एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्या होता है रक्त, जब मैंने ब्लड पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले यही बताया था कि आपका जो ब्लड है वो कैसा ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, कह रहा हीमोग्लोबिन क्या है, इस ब्लड के अंदर आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा था जो ऑक्सीजन का परिवहन कर रही थी। ठीक है, उसी हीमोग्लोबिन के बारे में, यही रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन के बारे में भी हमने देखा था, एक बार फिर से देख लेंगे। ऑप्शन ए है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ बोन, ये बान नहीं है भाई, बोन मैरो है, बोन मैरो, बोन मेरु रज्जु की बात कर रहा है। बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, या डी ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, ब्लड के अंदर ही तो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी जीवाणु का नष्ट करना, ऑप्शन सी रक्ताल्पता को रोकना, और ऑप्शन डी लौह का उपयोग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें से, सही जवाब क्या होगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है क्या है, अभी भी तो बोला था भाई ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, फेरस। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कोलाजन, ऑप्शन सी केरोटिन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो किस में पाया जाता है, जो फेरस लोहे की बात कर रहा है किस में पाया जाएगा, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। ठीक, मायोग्लोबिन में पाया जाता है फेरस, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इसमें आपका फेरस पाया जाता है। चलिए, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, विलय मतलब मिल जाता है, बिल्कुल। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय, प्रोटोप्लाज्म में या प्लाज्मा में क्या करता है, घुल जाता है। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी केचुआ। बोलो बोलो जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी केचुआ। इसके प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, ये बार बार पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक, आप ही से होगा, क्यों, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हीमोसाइनिन, और ऑप्शन डी है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। तेरा रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन।
किसके कारण? हीमोग्लोबिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का रंग होता है। मैम आप ये बहुत हलवा क्वेश्चन करा रहे हो, है ना? मैं नहीं करा रही हूँ भाई, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए क्यूटिन के कारण, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी हीमोसाइनिन के कारण, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग किसके कारण होता है? रेड कलर होती है ना आरबीसी, किसके कारण? हीमोग्लोबिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त जो ब्लड है ना, उस बॉडी में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, या खड़े होने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका ब्लड के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़ा हुआ था, इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे। सारे शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है? पहुंचाता है। जो ब्लड है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक, नेक्स्ट। मनुष्य का मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है कि सामान्य एवरेज रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए 60/100, ऑप्शन बी है 20/80, 3 है, ऑप्शन सी है 60/140, ऑप्शन डी है 120/80। यानी कि ये सिस्टोल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहा है। कितना होगा? आपने पढ़ा था। ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। स्वस्थ एवरेज पूछा, वही क्वेश्चन दोबारा है। ठीक, सही जवाब हो जाएगा आपका 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? ये जो ब्लड प्रेशर है किससे मापते हैं? ऑप्शन ए बुफेरोमीटर, ऑप्शन बी अनीमोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी रक्तमीटर। किससे मापते हैं ब्लड प्रेशर? कभी नपवाए हो डॉक्टर के यहाँ, आप कभी गए होगे, यहाँ पे एक पट्टा लगाता है और पंप करता है ऐसे, है ना, जो लकीर चलती रहती है आपकी, उस यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रमुख बनाया गया है? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड। नेक्स्ट, जरा किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm है तो इस अवस्था में Hg से तात्पर्य है, यानी कि आप जब नापते हो Hg बोलते हो, तो इस Hg को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन से, मरकरी से, हाइग्रोमीटर से, या डी ऑप्शन हीलियोग्राफ से? ये जो Hg है इसकी बात कर रहा है, तो Hg किसका सूचक है? मरकरी का। थोड़ी सी भी केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी अगर 12th में, 10th में ही, तो उसमें बताया गया था कि Hg होता है मरकरी का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, यहाँ आज तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक।